नमस्कार। विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय आज हम देखेंगे जिसमें हम समन्वय और नियंत्रण की प्रक्रिया की बात करेंगे। हम ब्रेन की बात करेंगे, तांत्रिका तंत्र की बात करेंगे, नर्वस सिस्टम की बात करेंगे और किस तरीके से अलग अलग हार्मोन्स रिलीज होते हैं वनस्पतियों में और जीव जंतु में, उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके लिए कुछ सवाल हैं। अगर आप इन सवालों के आंसर दे सकते हैं तो आप इस चैप्टर से पूर्णतः तैयार हैं। अगर नहीं तो आइए हम चलते हैं इस चैप्टर को समझने की ओर। सबसे पहले हम देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हम मूवमेंट करते हैं पर वो मूवमेंट हमारे वृद्धि या ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। जैसे साइकिल चलाना, पैदल चलना, इन सब चीज़ों में हाथ पैरों का मूवमेंट आप देख सकते हैं, पर इस मूवमेंट से व्यक्ति की ग्रोथ निर्धारित नहीं होती है। दूसरी तरफ एक बीज है, उस बीज को ज़मीन में डाला है, 10-15 दिन बाद आप देखेंगे कि उसमें से एक छोटा सा कली प्रस्फुटित हुई है और वो एक पेड़ बन रहा है। तो आसपास की मिट्टी को उसने सरकाया है और धीरे धीरे उसमें मूवमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर जो मूवमेंट है वो ग्रोथ के साथ एसोसिएटेड है। तो ग्रोथ और मूवमेंट एक दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं, एक दूसरे के प्रभावित कारक हैं, पर दूसरी तरफ हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है, जो कि हमने दोनों ही एग्जाम्पल अभी देखे। अब अगर हम बात करते हैं कि किसी समय पर जो बीज है उसकी ग्रोथ खत्म हो जाए तो वहाँ पर मूवमेंट भी अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो जितना भी मूवमेंट है वो सारा का सारा मूवमेंट किस चीज़ से ट्रिगर होता है, वो उसकी एक्टिविटी लेवल से ट्रिगर होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक नर्व सेल का डायग्राम, जो कि तांत्रिका तंत्र का एक सेल माना गया है। और इस सेल या अणु को हम समझने की अगर कोशिश करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि डेंड्राइट्स हैं। ये डेंड्राइट्स वो हैं जो कि सिग्नल रिसीव करते हैं। डेंड्राइट से सिग्नल सेल बॉडी में जाता है, सेल बॉडी से एक्सॉन और एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल पे जाता है। एक्सॉन टर्मिनल पे जैसे ही सिग्नल आ जाता है वो अगले डेंड्राइट को मैसेज देता है, फिर उसकी सेल बॉडी और एक्सॉन से होते हुए उसके एक्सॉन टर्मिनल से अगले डेंड्राइट पे जाता है। तो इस तरीके से नर्व सेल, एक सेल दूसरे सेल को सिग्नल भेजता रहता है। अब ये सिग्नल कहाँ से कहाँ जाता है? मान लीजिए एक बहुत गर्म प्लेट है, उस पर आपने हाथ रखा है, तो आप अपने आप ही हाथ हटा लेते हैं। ये आप हटाने की प्रक्रिया क्यों करते हैं? ये आपके तांत्रिका तंत्र द्वारा निर्धारित होता है, जो कि आप सोचें उससे पहले आप अपना हाथ हटा लेते हैं। तो इतने फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में आपका ये पूरा रिस्पॉन्स सुचारित होता है। अब ये कैसे होता है? जो आपके हाथ हैं उस पर रिसेप्टर्स हैं, जहाँ से आपको पता चला कि ये चीज़ गर्म है, मुझे अपना हाथ हटाना है। ये सिग्नल सेंसरी न्यूरॉन से आपके स्पाइनल कॉर्ड पे गया। स्पाइनल कॉर्ड ने वापस हाथ को मैसेज भेजा कि नहीं ये गर्म है, आपको अपना हाथ हटा लेना चाहिए। तो ये रिस्पॉन्स किससे आया? अब जो रिस्पॉन्स आया वो मोटर न्यूरॉन से आया और मोटर न्यूरॉन ने हाथ की मांसपेशियों को या मसल को ये निर्देश दिया कि ये गर्म है, इसको हटा लो हाथ को। तो ये पूरा जो सिस्टम है इसको हम रिफ्लेक्स आर्क या रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ये रिफ्लेक्स आर्क या रिफ्लेक्स एक्शन किस तरीके से चलता है? रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन पे गया, स्पाइनल कॉर्ड पे गया, स्पाइनल कॉर्ड से, अब याद रखना बहुत ही सरल है, मोटर न्यूरॉन और मसल। तो एम और एम साथ में आएंगे। मोटर न्यूरॉन किसको मैसेज भेजेगा? मसल को, और मसल अपना हाथ हटाने का कार्य करेगी। तो ये आपका एक डेमोन्स्ट्रेशन है जहाँ पर हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से आपका हाथ हटाया जाता है। इसको रिफ्लेक्स आर्क कहा जाता है और ये जो पूरा एक्शन हो रहा है जिसमें आप हाथ हटाने की प्रक्रिया कर रहे हैं, इसको रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। अब अगर हम ब्रेन की संरचना की बात करें तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है समझने के लिए। मनुष्य का ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों मिलाकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम अपने आप में कंप्लीट नहीं है, क्योंकि सारे सिग्नल्स कहाँ जा रहे हैं? पूरे बॉडी को जा रहे हैं। तो बॉडी की एक एक पेरिफेरी या एंड तक सिग्नल पहुंचना चाहिए, तो उंगलियों के एंड तक सिग्नल आना चाहिए। तो इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो तंत्रिकाएं फैलती हैं वो आपकी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपके दो प्रकार के हो सकते हैं, सोमैटिक या ऑटोनॉमिक। सोमैटिक मतलब वॉलेंट्री, मैं जान करके अपने हाथ को नहीं हिलाऊंगी। तो ये क्या हो गया? मेरी इच्छा है तो ही ये हाथ हिलेगा, अगर इच्छा नहीं है तो मैं ये हाथ नहीं हिलाऊंगी। तो ये हो गया वॉलेंट्री मूवमेंट। पर दूसरी तरफ इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है, जैसे हार्ट बीट या आपका जो दिल की धड़कन आप देखेंगे तो वो क्या हो गया? वो इनवॉलेंट्री है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप चलता जा रहा है। तो ये जो इनवॉलेंट्री या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये वापस दो प्रकार का होता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक का मतलब होता है फाइट या फ्लाइट, या तो आप उससे लड़ो या आप उससे वहाँ से उड़ के भाग जाओ, फ्लाइट। तो
इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटेंस एनर्जी जनरेट हो रही है। दूसरी तरफ आपका होता है पैरासिम्पैथेटिक, जिसमें आप आराम से कोई कार्य करने का सोचते हैं, रेस्ट एंड डाइजेस्ट। तो कोई भी नॉइस वहाँ पर नहीं होती, कोई भी एक्शन उस ड्यूरेशन में नहीं होता है, बॉडी रिलैक्स करने की कोशिश करती है और जो भी एनर्जी एक्शंस हैं उनको इनहिबिट करने की कोशिश करती है। तो वो हो गया आपका पैरासिम्पैथेटिक। अब जैसा कि हमने बात की, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों किसके हिस्से हैं? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम किसका हिस्सा है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का एक और हिस्सा है जो कि आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये दोनों किसका हिस्सा है? नर्वस सिस्टम का, जो कि आपका तंत्रिका तंत्र है। अब हम समझते हैं सिर्फ ब्रेन को एक बार। तो आपका जो ब्रेन है वो एक फ्लूइड है उसके चारों तरफ। अब ये फ्लूइड क्यों है? अगर मान लीजिए आपका सर कहीं जोर से टकराता है तो आपके सर को इंजरी ना हो, ये फ्लूइड मैक्सिमम जर्क्स को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है। इसी तरीके से जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है उसके चारों तरफ आपका वर्टिबल कॉलम या बैकबोन होता है जो कि उस स्पाइनल कॉर्ड को जर्क से बचाता है। तो ये तो हो गई जर्क से बचने वाली बात। अब ब्रेन के कंपोनेंट्स की बात करते हैं। ब्रेन 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन को सेरिब्रम कहते हैं, हाइंड ब्रेन को सेरिबेलम कहते हैं। सेरिब्रम जो होता है उसका मुख्य काम सोचने का, सूंघने का, देखने का, सुनने का, तो ये सारी गतिविधियां आपकी फोर ब्रेन से गवर्न होती हैं। फोर ब्रेन के 3 हिस्से होते हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और पीनियल। थैलेमस जो है वो सेंसरी परसेप्शंस लेता है और स्लीप वेक साइकिल्स को गवर्न करता है। हाइपोथैलेमस बहुत इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर और टेम्परेचर या तापमान को निर्धारित रखना, रेगुलेटेड रखना, ये इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। और तीसरा है आपका पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड से मेलेटोनिन सिक्रीट होता है जो कि आपके स्लीप वेक साइकिल और सेक्सुअल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब हम बात करते हैं अगले एस्पेक्ट की। जो अगला एस्पेक्ट आपका यहाँ पर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है आपका मिड ब्रेन। मिड ब्रेन आपके इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेस को गवर्न करता है। इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज में क्या आ जाएगा? आपका ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन या वॉमिटिंग, ये सब आपका क्या हो गया? ये इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज हैं जो कि मिड ब्रेन से गवर्न होते हैं। और फाइनली आपका हाइंड ब्रेन, जिसको सेरिबेलम भी कहा जाता है, ये पोस्चर को मेंटेन रखना, बैलेंस करने, बॉडी को बैलेंस करने के लिए और इक्विलिब्रियम को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन दोनों को मिला के हम ब्रेन स्टेम कहते हैं। और ये जो ब्रेन स्टेम होता है इसका एक हिस्सा होता है पॉन्स। तो पॉन्स का मुख्य काम क्या होता है? सेरिब्रम और सेरिबेलम को कनेक्ट करना और इसके द्वारा स्लीप वेक साइकिल्स और वॉलेंट्री एक्शंस को भी कंट्रोल किया जाता है। तो सेरिबेलम में हमने देखा, जो कि हाइंड ब्रेन है, मुख्यतः मसल्स कंट्रोल करते हैं, मूवमेंट्स को, बैलेंस को, पोस्चर को और इक्विलिब्रियम बनाए रखने को। तो मसल टोन जो है वो सेरिबेलम का एक मुख्य कार्य है। स्ट्रक्चर की हमने ऑलरेडी बात की कि किस तरीके से जो ब्रेन है या स्पाइनल कॉर्ड है उसके चारों तरफ आपकी एक लेयर होती है जो ब्रेन को जर्क से और स्पाइनल कॉर्ड को जर्क से प्रोटेक्ट करती है। ये सभी चीज़ें इलेक्ट्रिक इम्पल्स भेजती हैं जो पूरी बॉडी में जाती हैं। पर हमने जब पौधों की स्टडी की तो हमने पाया कि उनमें तो कोई भी तंत्रिका तंत्र नहीं है, उनमें कोई भी मांसपेशियां नहीं है। फिर भी अगर छुई मुई का पौधा है और आपने उस पर उंगली लगाई है तो उसकी पत्तियां घूम जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पौधों में एक अलग मैकेनिज्म होता है जिसको इलेक्ट्रिकल केमिकल सिग्नल्स कहा जाता है और ये इन इलेक्ट्रिकल केमिकल सिग्नल्स के द्वारा एक सेल से दूसरे सेल तक सिग्नल पास ऑन करते हैं। तो ये जब सिग्नल पास ऑन होते हैं तो यहाँ पर समझना ज़रूरी है कि पौधों में गार्ड सेल्स होते हैं। अब गार्ड सेल्स या तो स्वेल होंगे या श्रिंक होंगे, या तो वो फूलेंगे या सिकुड़ेंगे। वो किसके कारण होगा? वो उसमें कितना पानी है इसके द्वारा निर्धारित होगा और उस पानी की वजह से वो अपने शेप या आकृति को बदलने की कोशिश करेंगे। जो ग्रोथ है वो भी इसी से डिटरमाइन होगी। अब ग्रोथ कैसे डिटरमाइन होगी? अगर पेड़ ऊपर जा रहा है तो वो लाइट के रिस्पॉन्स में जा रहा है, तो वो शूट का रिस्पॉन्स है। शूट का रिस्पॉन्स लाइट से है तो उसको फोटोट्रॉपिज्म कहेंगे। जमीन की तरफ रूट या जड़ बढ़ती जा रही है, वो ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण के कारण बढ़ रही है तो उसको जियोट्रॉपिज्म बोलेंगे। अगर पानी के कारण रिस्पॉन्स आ रहा है तो उसको हाइड्रोट्रॉपिज्म कहेंगे। अगर केमिकल्स के कारण रिस्पॉन्स आ रहा है तो उसको कीमोट्रॉपिज्म कहेंगे। ना सिर्फ इतना,
जो मूवमेंट्स होते हैं उनकी भी स्पीड अलग अलग होती है। जैसे मान लीजिए कि छुई मुई का पौधा है, आपने उसको टच किया तो वो इमीडिएटली रोल कर जाएंगी पत्तियां, तो ये मूवमेंट क्या हुआ, बहुत ही तुरंत हुआ। दूसरी तरफ क्या हुआ, एक सूरजमुखी का पौधा है तो वो सुबह से शाम लगा देता है एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में, तो वो मूवमेंट बहुत स्लो होता है। तो मूवमेंट या स्पीड जो है वो भी वेरी करती है। अब चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, ये कम्युनिकेट कैसे करते हैं, बॉडी में कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, वो हार्मोन्स ये सिग्नल देते हैं कि किस जगह पे जाके क्या करना है। एक जगह पे वो हार्मोन रिलीज हो रहा है, पर वो कहाँ पर कार्य करना चाहिए वो उस जगह तक पहुंच जाता है, और वहां पर पहुंचने के बाद वो अपना कार्य शुरू करता है। तो डिफ्यूजन टू द एरिया ऑफ एक्शन हम इस तरीके से कह सकते हैं, बहुत ही ज़रूरी है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट के हार्मोन्स की, फिर हम बात करेंगे एनिमल हार्मोन्स की। तो प्लांट के हार्मोन्स में हमने 4 प्रमुख हार्मोन्स की बात की है। 3 हार्मोन्स तो प्लांट की ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं और एक उसको रोकता है। तो जो रोकता है वो है एब्सिसिक एसिड, और एब्सिसिक एसिड जो है पत्तियों के मुरझाने के में कारगर होता है या उसमें मदद करता है। तो ये तो हो गया आपका ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन जो ग्रोथ को रोकता है। ये आपका ब्रेन टीजर में क्वेश्चन था। अब हम बात करते हैं बचे हुए 3 हार्मोन की जो ग्रोथ बढ़ाने के कार्य करते हैं। तो साइटोकाइनिन आपका सेल डिवीजन करता है। अब जैसे ही सेल डिवीजन हुआ निश्चित तौर पे पेड़ बढ़ेगा, तो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। गिबरेलिंस जो होते हैं वो स्टेम या तने की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ऑक्सिन्स जो होते हैं वो शूट को लंबा करने या शूट इलोंगेशन के लिए कार्यरत होते हैं। तो ये 4 तो आपके प्रमुख हार्मोन्स हो गए प्लांट हार्मोन्स। बात करते हैं हम एनिमल हार्मोन्स की। एनिमल हार्मोन्स में पिट्यूटरी आया। पिट्यूटरी जो है आपके अनपेयर्ड ग्लैंड्स हैं, ब्रेन के साथ सीधे एसोसिएटेड है। अगर इसमें कमी पाई जाती है हार्मोन्स की तो ग्रोथ रिटार्डेड रह जाती है, उसको ड्राफिज्म कहते हैं। अगर इसकी अमाउंट ज़्यादा हो जाती है तो बहुत जायंट पर्सनैलिटीज़ जो देखी जाती हैं उनको जाइजेंटिज्म कहा गया है। फिर एड्रेनल होता है। एड्रेनल ग्लैंड से एड्रेनलिन सिक्रीट होता है जो कि आपकी हार्ट रेट को बढ़ावा देता है, ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ावा देता है, और क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ेगी आपके डायफ्राम ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और रिब मसल्स ज़्यादा मूव करेंगी। इसी की तरह से आपका थायराइड से थायरॉक्सिन रिलीज होता है। थायरॉक्सिन जो है वो आपके फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में कारगर होता है। अगर थायरॉक्सिन की कमी पाई जाती है तो गले में सूजन दिखाई देती है, जिससे गोइटर बीमारी होती है जो आयोडीन की डेफिशिएंसी से मुख्यतः हम कहते हैं होती है। इसी तरीके से जो मेल हार्मोन है उनको टेस्टोस्टेरोन कहा गया है, फीमेल हार्मोन्स को एस्ट्रोजन कहा गया है। और पेनक्रियास वापस बहुत इंपॉर्टेंट है, पेनक्रियास से इंसुलिन सिक्रीट होता है जो कि आपके ब्लड शुगर के लेवल्स को मेंटेन करने में कारगर होता है। अगर ये सही मात्रा में सिक्रीट नहीं किया जाएगा या सही मात्रा में आपका इंसुलिन सिक्रीट नहीं होगा तो ये आपके ब्लड शुगर को प्रभावित कर सकता है और आपका ब्लड शुगर बढ़ सकता है। जो एसोसिएटेड डिजीज़ इससे हम देखते हैं वो है डायबिटीज़, जो कि आजकल बहुत कॉमनली सुनी जाती है। तो ये कुछ प्रमुख चीज़ें थी जो हमने इस अध्याय में पढ़ी। आगे विज्ञान के हम और भी महत्वपूर्ण अध्याय लेके आएंगे, तो आप बने रहिए जुड़े